सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लगातार यहां पे मैं सॉल्व करा रहा हूं और आज इसी क्रम में हम देखने वाले हैं आपके डीएलएड 2018 में जो आपका पेपर हुआ था। 2018 में 4th सेमेस्टर का जो आपका पेपर हुआ था उसको यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे और आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और खुद से सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है और मेरे सॉल्यूशन को बाद में मिलाना है कि आपने सही किया या नहीं, और आपको देखना है कि कितने नंबर का आप खुद से सही कर पा रहे हैं और कितना टाइम आपको लग रहा है और आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको देखना है। इससे पहले आपके सभी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं सॉल्व करा चुका हूं। 2016 से लेकर के 2024 के सभी पेपर्स, आप समझिए कि 8 वर्षों के पेपर्स यहाँ पे मैं टोटल सॉल्व करा चुका हूं आपको। तो इस तरीके से आप इतना ही अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, ये क्वेश्चन पेपर्स ही, इतने क्वेश्चन पेपर्स मैंने करा दिए हैं, इतने में ही आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। और राजन पवन सीरीज भी मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है, तो वो भी देख लीजिएगा और चैप्टर वाइज मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो पूरा जो है आप अगर पढ़ लेते हैं तो 25 में 25 स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया सभी विषयों का, मैथ का जो क्लास आपसे छूट गई है वो सभी क्लास देख डालिए, कम समय आपके पास बचा हुआ है आपके परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न है cot 30/tan 45 का मान होगा। अब देखिए cot 30 का मान आपको पता है tan 30 का उल्टा, यानी कि tan 30 होता है 1/√3, ये होता है cot 30 का मान कितना होगा √3 और tan 45 इसका मान होता है 1। तो दोनों का मान हमने रख दिया, cot 30 का √3 और tan 45 का मान कितना आ गया √3, यानी कि ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया कितना होता है वृत्त का πr², जिसका मान आपको दिया गया है 8800 और पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या का मान निकालना है आपको। अब r² को एक तरफ रखिए, 7 को इधर भेजेंगे तो 8800 में 7 से गुणा हो जाएगा और 22 को इधर भेजेंगे तो 22 से भाग हो जाएगा। 22 से 88 को काटेंगे, 4 बार में कट गया और r² बराबर हो गया 400 गुणे 7 और r बराबर लिख सकते हैं √, 400 को लिख देंगे 20 गुणे 20 और गुणे 7। अब देखिए 20 गुणे 20 तो 20 का 2 बार गुणा है तो 20 बाहर आ जाएगा और √7 बच जाएगा और ये हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में, यानी कि r का मान हो जाएगा 20 × √7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है 2x² - x - 1 = 0 का हल है। तो यहाँ पे हल करना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 2x² - x - 1 को जब हल करना है तो सबसे पहले यहाँ गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए -x को कितना लिख सकते हैं, -x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -2x + x - 1 = 0 और 2x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 1 और यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो +1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x - 1 = 0। अब x - 1 दोनों जगह है, x - 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा है 2x और यहाँ पे +1 = 0 और x - 1 और 2x + 1 को बराबर के उधर भेज दीजिए, 0 के बटे में हो जाएगा और मान कितना आ जाएगा 0। ठीक, 0 के बटे में कोई संख्या उसका मान आ जाएगा 0 और यहाँ से मिल जाएगा आपको x = 1। ठीक, और इसी पे यहीं पे हम x - 1 को भी बराबर के उधर भेज सकते थे, इधर बचता कितना 2x + 1 और ये बराबर किसके होता है, बराबर 0 के। क्यों, क्योंकि 0 के बटे में x - 1 कितना आता है 0। तो इस तरीके से x का मान यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 1/2।
तो x के दो वैल्यूज आपको मिल गए 1 और -1/2, जो कि ऑप्शन ए में ही दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब देखिए बोल रहा है कि 14,641 का अगर वर्गमूल लिया जाए तो यहाँ कितनी संख्या आएगी, ये आपसे पूछ रहा है। अब सिंपली अगर आप देखिए यहीं पे अगर 10,000 का वर्गमूल लेते हैं तो 100 आता है। अब 10,000 और इसके करीब की कोई संख्या सोचिए 100 आता है वर्गमूल 10,000 का। अब इसके करीब की तो 100 से बड़ी मान लेते हैं 120 रहेगा, तो 120 का वर्ग कितना होगा, 12 बरइयों 144 और 2 शून्य 14,400। ये देखिए 14,641 है, तो ये डेफिनेटली किसका वर्ग, इसका वर्गमूल कितना होगा 121। तो 121 में कितने अंक हैं, कितने अंक 1 2 3 यही आपको बताना था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 3 अंक। संख्या 14,641 के वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वह 3 होगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 अंश है, चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो किसी भी चतुर्भुज में जो चारों कोणों का योग होता है वह होता है 360 अंश। अब यहाँ पे 3 कोणों का योग हमको पता है 285, चौथे का मान लेते हैं x है, तो चारों का योग बराबर होगा 360 के, और चौथे का जो मान हो जाएगा 360 माइनस 285, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 अंश। यानी कि ऑप्शन बी में जो दिया गया है 75 डिग्री, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे 75 अंश। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए प्रश्न संख्या 6 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें से क्या छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए कि जो शेषफल हो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, तो अब इसका वर्गमूल हम निकालने का प्रयास करते हैं। अगर हमको कुछ शेषफल मिलता है तो वही छोटी से छोटी संख्या होगी, तो इसमें से घटा दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर कुछ शेषफल नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि शून्य घटाने पर हमको ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग मिल जाएगी, क्योंकि ये खुद ही पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब इसका हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं। तो वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे एक ऊपर इस तरीके से लाइन खींच देंगे, एक इधर। अब इधर से पेयरिंग करेंगे, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब यहाँ पे भाग करेंगे तो 4 से भाग जाएगा, 4 चौक 16 और फिर 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ 8 आ गया, यहाँ इकाई का 8 के बगल इकाई का स्थान खाली रहेगा। 19 में से 16 घटा देंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ कम से कम जो संख्या बनेगी 81 और बड़ी से बड़ी कितना बनाएगी 89। ठीक, तो अब यहाँ 3 में तो भाग जाएगा नहीं, तो अगला पेयर उतरेगा, पूरा पेयर उतरता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कम से कम 4 बार जाएगा, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। देखिए 4 बार गया। अब यहाँ पे घटा लीजिए, 444 में से 436 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 बार गया तो 4 जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 88, इकाई का स्थान खाली रहेगा। अगला पेयर उतरेगा 891। अब यहाँ पे 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 881, और जो शेषफल बच जाएगा वह कितना बच जाएगा 10। यानी कि 10 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इसमें से अगर घटा दिया जाए तो जो हमको शेषफल मिलेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी कि जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या होगी वह कितनी होगी 1,94,481। यह किसका वर्ग होगा 441 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1,94,481। ठीक, तो हमको 10 घटाने पे वे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी 10 होगी। यही 10 हमारा उत्तर होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो संख्या 7 है, x² - x - 6 का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है x² - x - 6। तो a इंटू सी, a का मान है 1, c का मान है -6,
तो a इंटू सी का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। यानी कि जो b है -1, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पे -6 आए और जोड़ने पे -1। तो -3 गुणे 2 करेंगे तो -6 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि जो ये -x है इसको लिखेंगे -3x धन 2x -6, और यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लेंगे पहले दो पदों में, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -3, और यहाँ पे देखिए बाद के दोनों पदों में 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x -3। अब यहाँ भी x -3 है, यहाँ भी, तो कॉमन ले लीजिए, x -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा है x, और यहाँ पे बचा है +2, तो ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आपको दिया था x² - x - 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड के माध्यम से x -3 इंटू अगले ब्रैकेट में x +2, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, sec 30 डिग्री -2 cot 45 डिग्री प्लस -4/√3 sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए sec 30 डिग्री, sec किसका उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो इसका मान होता है 2/√3, और -2 इंटू cot 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का उल्टा, और tan 45 होता है 1, और 1 का उल्टा 1, तो cot 45 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए -4/√3, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, ये हो जाएगा -4/√3 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस 2 इंटू cos 0 का मान, cos 0 का मान 1 होता है। अब इसके बाद ये देखिए क्या हो गया, 2/√3 माइनस 2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, और इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो -2/√3 ये मान आ जाएगा, और ये आ जाएगा +2। अब देखिए यहाँ पे है 2/√3 और यहाँ पे है -2/√3, तो ये आपस में 0, और यहाँ -2 यहाँ +2, तो सब मिल करके आपस में इसमें से ये घट जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा, तो मान कितना आ गया, 0। ठीक, तो इसका मान आ जाएगा 0। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, दो सिक्का उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो आपको पता है इस तरीके से ये दो सिक्के हैं, पहले सिक्के पे हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है और दूसरे पे भी हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो 4 परिणाम हमको प्राप्त होते हैं, n जो होता है यहाँ पे सिक्कों की संख्या, तो 2 के घाते 2, 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या क्या, या तो पहले हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर दूसरे पे पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, ये हो सकता है, या फिर दोनों पे टेल आ जाए या फिर दोनों पे हेड आ जाए। ये 4 घटनाएं घटित होती हैं जब दो सिक्कों को उछाला जाता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो किसी भी शंकु में आपको तिरछी ऊंचाई यहाँ पे दिया गया है और त्रिज्या दिया गया है, तो तिरछी ऊंचाई को हम लिखते हैं L से, L का मान दिया गया है 21 और त्रिज्या R दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठ। तो किसी शंकु में जो वक्र पृष्ठ होता है वह होता है πRL। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, R कितना है 8 और L है 21, 7 त्रिक 21 और गुणा कर लीजिए 24, ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो 22 गुणे 24। अब फिर 24 दूनी 48 के 8 हाथ से लगा 4, 24 दूनी 48 और 2 52, 528 और सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ आ जाएगा यहाँ से 528 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 11 है, क्यूब रूट ऑफ 343, 343 का क्यूब रूट, 343 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, और स्क्वायर रूट ऑफ 576, तो ये किसका वर्ग होता है, देखिए 576
का वर्ग निकालना है तो इसको आप क्या करिए, इसको आप इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए। तो 2 से जब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 8 8, ठीक 288। और 288 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 4 4, और 1 4 4 को कितना लिख सकते हैं, 12 गुणे 12, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 7 3 बार गुणा है तो 7 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 2 का 2 बार गुणा है और 12 का 2 बार गुणा है तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा 7 गुणे 24, और 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा 2, और 7 दूनी 14 2 16, 168, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 168। अब इसके बाद देखिए, अब लघुत्तरीय प्रश्न आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ये 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 है, निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC 140 अंश हो तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। देखिए कोण ADC ये 140 अंश दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक वृत्त है, वृत्त में 4 बिंदु वृत्त पे स्थित है ABCD। तो ऐसे में ये जो ABCD चतुर्भुज बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज दिया भी हुआ है। अब ऐसे में क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है। तो D और B का जो योग होगा, कोण D और कोण B का, वो 180 अंश होगा। अब D ऑलरेडी 140 अंश है तो ये B कितना होगा, 40 अंश, ठीक। तो कोण B का मान आपको पता चल गया 40 अंश। अब इसके बाद देखिए AOB ये आपकी जीवा व्यास है, ठीक, व्यास है, यानी कि वृत्त को 2 बराबर भागों में ये बांट रही है। और ये ACB जो कोण है, ये कोण आपका अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। व्यास के द्वारा परिधि पे आंतरिक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये कोण 90 अंश का हो गया। अब यहां से त्रिभुज ACB में, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ACB या ABC कह सकते हैं, ठीक। तो इस त्रिभुज में अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश किसी भी त्रिभुज में। तो ये कोण 90 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 130 हो गया। 180 में से घटा दीजिए तो 50 अंश, यानी कि ये जो कोण हो जाएगा आपका कोण BAC, ये वाला कोण 50 अंश, यही पूछ रहा था आपसे। तो इसका मान कितना हमने निकाल दिया, 50 अंश, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे चित्र देख करके ही आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना है स्टेप वाइज। आप लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, और इसके बाद ये वाला कोण 90 अंश का होगा, किससे, अर्धवृत्त में बना कोण है। और बाकी एक स्टेप और लिख देंगे आप कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 50 अंश। बहुत ही आसान है, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। ये आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ऐसे में जब ये सारणी में आपको दिया रहता है आंकड़े और माध्यिका निकालना होता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये देखिए ये आयु है और ये शिक्षार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता है। तो ऐसे में हम संचयी बारंबारता भी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक नई सारणी हमको बनानी होगी। तो आयु लिखेंगे, शिक्षार्थी लिखेंगे, और यहाँ पे संचयी बारंबारता, ये एक कॉलम बढ़ जाएगा। अब देखिए 12 वर्ष के, 13 वर्ष के, 14 वर्ष के, 15 वर्ष के और 16 वर्ष के शिक्षार्थी हैं। और 12 वर्ष के कितने हैं, 4 शिक्षार्थी, 13 वर्ष के 5 शिक्षार्थी, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 6 और 16 वर्ष के 5। अब देखिए 12 वर्ष से पहले हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। अब 4 शिक्षार्थी आ रहे हैं, तो कुल हमारे पास कितने शिक्षार्थियों का आंकड़ा अब तक आ चुका है, 4 आंकड़ा। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 4 आ गए, इसके बाद 13 आयु के 5 शिक्षार्थी आ रहे हैं। 4 पहले से आंकड़ा हमारे पास है, और 13 वर्ष के 5 और आ रहे हैं। तो 4 धन 5 ये हो जाएगा 9। इसी तरीके से 9 धन 4 ये कितना हो जाएगा, 13, और 13 और 6
19 और 5 24। ठीक है, 24 शिक्षार्थियों का आपको दिया ही है, तो यहाँ पे भी अगर शिक्षार्थियों का योग करेंगे तो 24 आएगा, और संचयी बारंबारता लास्ट में भी कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि शिक्षार्थियों की जो कुल संख्या है, जो कुल आंकड़े हमको दिए गए हैं वो 24 दिए गए हैं, जो कि होता है सम संख्या। और आपको पता है कि सम के केस में माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है और विषम के केस में अलग लगता है। तो यहाँ पे माध्यिका का जो फॉर्मूला आपका लगता है वो दो पदों का योग बटे 2 लगता है। तो यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा n बटे दोवें पद का मान धन n बटे 2 धन 1 वें पद का मान और पूरे के बटे 2। अब देखिए n का वैल्यू है 24, तो 24 बटे 2 यानी कि 12। 24 बटे 2 कितना हो जाएगा, 12। तो 12वें पद का मान और प्लस कितना है n बटे 2 यानी कि 12 धन 1 यानी कि 13वें पद का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 13वें पद का मान। ठीक, अब इसके बाद पूरे के बटे 2 है। अब देखिए 12वां पद और 13वां पद है कहाँ, तो देखिए 12 आए कि 4 विद्यार्थी आए, तो पहले 4 पद 12 के हो गए, फिर 13 के 5 विद्यार्थी आ गए, तो 5वें से लेकर के 9वें पद तक 13 हो गया। फिर 14 वर्ष के 4 विद्यार्थी आए, तो 13 से लेकर के 19 तक ये किसका हो गया, 14 का हो गया। लेकिन हमको 12 और 13 ही चाहिए, तो 9वें के बाद देखिए 10वां, 11वां, 12वां और 13वां ये किसका पद है, ये किसका पद है, ये आपका 14 का पद है। देख लीजिए यहाँ पे ये 13 जो है आपका, ये 9 से लेकर के 9 के बाद 14 के पद आए, 4 पद आए, तो 10वां, 11वां, 12वां और 13वां पद किसका है, 14 का है। तो यहाँ पे 12वें और 13वें पद का मान कितना हो जाएगा, 14। तो 14 धन 14 बटे 2 यानी कि मान कितना हो जाएगा, 14। तो माध्यिका यहाँ पे कितनी हो गई, 14। माध्यिका का उत्तर हो जाएगा 14। ठीक, तो बीचों बीच जो संख्या पड़ेगी वह पड़ेगी 14। तो इस तरीके से ये 14 आपका उत्तर हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। ठीक, तो अब देखिए रोलर भी कैसा होता है, एक पहिए की तरह इस तरीके से होता है। अगर केवल इधर से देखेंगे जैसे आपका साइकिल का पहिया, तो एक चक्कर में साइकिल का पहिया आपको पता है कि अपने परिधि के बराबर चलता है। ठीक, तो ये तो कितनी दूरी तय हो गई, ये इसकी बात हो गई। ठीक, अब कितना क्षेत्र कवर करेगा इसकी अगर बात करें, तो जितनी चौड़ाई रहेगी पहिए की, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्र आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसका जो व्यास है, रोलर का व्यास है यानी कि 2r जो है वह 70 सेंटीमीटर और लंबाई जो है 2 मीटर। ठीक, तो अब प्रश्न में जैसे आपने रोलर सड़क पे चलते हुए देखा होगा, अब वो एक चक्कर में कितना कितना एरिया समतल करता है, ये आप समझिए कि एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी चलेगा। ठीक, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी चलेगा, और जितनी उसकी चौड़ाई होगी, जो यहाँ पे लंबाई दी गई है, उतना ही एरिया वो कवर करते चलेगा उतने लंबाई में। ठीक, तो अगर क्षेत्रफल निकालना हो कि एक चक्कर में वह कितना क्षेत्र कवर करेगा, तो उसका जितना परिधि हो गया, ठीक, उसका परिधि हम निकाल लेंगे, उसके जो चक्के के त्रिज्या के हिसाब से हम परिधि निकाल लेंगे, और परिधि से हमें पता चलेगा कि एक चक्कर में कितना लंबाई चला, वो लंबाई और चौड़ाई तो हमको पता ही है, कितना एरिया वो चौड़े में समतल करता जा रहा है। तो ये दोनों का गुणा कर देंगे लंबाई चौड़ाई का, तो हमको क्षेत्र मिल जाएगा। तो अब देखिए त्रिज्या जो हो जाएगी 70 बटे 2 यानी कि 35 सेंटीमीटर, और हमसे जो उत्तर पूछ रहा है वर्ग मीटर में पूछ रहा है, 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो यहाँ पे पहले इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो r मीटर में जब करने जाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, तो 0.35
मीटर हो जाएगा और लंबाई हमको दी ही गई है 2 मीटर। अब यहां पे लिख लेते हैं एक चक्कर में चला गया क्षेत्र, ये निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2πr इंटू इसकी लंबाई। तो अब 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 0.35 और लंबाई है कितनी 2 मीटर। अब इसके बाद देखिए गुणा कर लीजिए तो 2 गुणे 22/7 और गुणे यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.70। ठीक, और यहाँ पे 7 से काट देंगे तो 0.1 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 44 गुणे 0.1 यानी कि 4.4 वर्ग मीटर। ये एक चक्कर में जो है इतना वर्ग मीटर इतना क्षेत्र चलेगा। तो अब हमको पता है कि 50 चक्कर में अगर निकालना है तो 50 से बस गुणा करना होगा। 50 चक्कर में चला गया क्षेत्र कितना हो जाएगा 4.4 गुणे 50, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और हासिल लगा 2, 5 चौक 20 2 22 यानी कि 22.0 और 1 10 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा या 1 शून्य यहाँ पे शून्य हट जाएगा, समझ लीजिए ये 220 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा 220 वर्ग मीटर। 50 का गुणा करेंगे 50 चौक 200 और 0.4 का गुणा होगा 50 में तो 20 आ जाएगा, तो 220 वर्ग मीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे रोलर 50 चक्कर में कितना चलेगा कितना वर्ग मीटर, तो 220 वर्ग मीटर चलेगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है। यहाँ पे 700 को दो ऐसे भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ठीक, 700 को दो भागों में बांटना है और एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि माना 700 का एक भाग x है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग अपने आप ऑटोमेटिकली 700 माइनस x हो जाएगा। ठीक, ये हमको मिल जाएगा दूसरा भाग। ठीक, या x और y भी मान सकते हैं, फिर आप दिखा देंगे यहाँ पे x प्लस वाई का मान जो है वो 700 होगा। x प्लस वाई का मान जो होगा 700 के बराबर होगा, लेकिन ये भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो दोनों करके देखिएगा, रिजल्ट आपको वही मिलने वाला है। तो हमने एक भाग को जब x मान लिया तो दूसरा भाग अपने आप हो जाएगा 700 माइनस x। अब समझिए कि एक भाग का 40% यानी कि x का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी कि 700 माइनस x के 60% से 80 अधिक है। अब इसको आप समीकरण के रूप में बना लीजिए। तो देखिए x का मतलब होता है गुणा और 40 का मतलब 40 ये हो गया, और प्रतिशत को अगर हम प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करना होता है। ठीक, ये हो गया एक भाग का 40%, ये हो गया x का 40%, और बोल रहा है कि दूसरे भाग यानी कि 700 माइनस x के 60% से 80 अधिक है। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा 700 माइनस x गुणे 60, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से ये हम गुणा कर देंगे, से 80 अधिक है, ये 80 अधिक है इससे। ठीक, तो इसमें अगर 80 हम जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बीच में हमने बराबर का चिन्ह लगाया है, ये 80 अधिक था इससे, तो इसमें हमने 80 जोड़ दिया, अब दोनों बराबर हो गए। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 बार में और ये 5, तो 2x/5 बराबर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 0 से 0 कटेगा और ये 3 और 5,
3/5, तो 700 माइनस एक्स गुणे 3/5 धन 80, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 2x/5 बराबर 3/5 का गुणा करेंगे 700 में होगा गुणा, और ये होगा -3x/5 धन 80। अब देखिए -3x/5 को इधर ले आइए तो इसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए दोनों के हर में 5 है, 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x/5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x। अब 5 से 700 को काटिए तो 5 एकम 5 और 2 बचा 4 और 0, 140 बार में कट जाएगा। 3 का गुणा हो जाएगा 140 में और धन 80, तो ये हो जाएगा x बराबर 0। 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 1 4, 420 धन 80, यानी x का मान कितना आ गया 420 धन 80 500। x का मान कितना आ गया 500। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का या दूसरे भाग का मान कितना हो जाएगा 700 माइनस x, यानी कि 200। तो एक भाग आ गया 500 और दूसरा भाग आ गया 200। अब ये आपका उत्तर हो गया, यहीं तक आपको सॉल्व करना था। अब आप अगर सोच रहे हो कि मैंने सही सॉल्व किया या गलत, ये क्रॉस चेक आप अपने आप ही कर सकते हैं। देखिए 500 का 40%, 500 का 40% आप निकालोगे तो 500 का 10% होगा 50, 40% होगा 200, ठीक। और 200 का 60% आप निकालोगे, 10% होगा 20 और 60% होगा 120। तो इसका 40% 200 है और इसका 60% 120 है। तो ये कितना अधिक है 80 अधिक है। इसका 40% 200 120 से कितना अधिक है 80 अधिक है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16 है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दो पासे जब फेंके जाते हैं तो आपको पता है कि एक पासा इस तरीके से ये, एक पासा इस तरीके से ये। अगर दो पासों को आप फेंक रहे हो, कहीं भी दो पासों को इस तरीके से अगर आप फेंक रहे हो, पहले पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है और दूसरे पे भी 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक। अब अगर हम बोले कि पहले पासे पे 1 आ रहा हो तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इसी तरीके से 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा प्रतिदर्श समष्टि, मतलब कि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। दोनों पासों पे 1 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 2, या फिर पहले पे 1 दूसरे पे 3, इस तरीके से, ठीक। या फिर पहले पे 2 आते हुए दूसरे पासे पे इसी तरीके से कुछ भी 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ये दिखा दिया हमने। इसी तरीके से अगर पहले पासे पे 3 आ रहा हो तो दूसरे पे इस तरीके से 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक। और पहले पासे पे अगर 4 आ रहा हो तो इसी तरीके से 1 से लेकर के 4, 6 तक कुछ भी आ सकता है। अगर 5 आ रहा हो पहले पासे पे तो भी दूसरे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। पहले पासे पे 6 आ रहा हो तो इसी तरीके से 6 तक कुछ भी आ सकता है। ये आप समझ गए कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिल सकता है। तो इस तरीके से अब यहाँ समझिए कि ये 36 घटनाएं घटित हो सकती हैं अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाए। कई बार मैं आपको बता चुका हूं पूरा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों पासों पे जो अंक आए उनका योग 4 हो। तो यहाँ पे पहले देखिए तो 1 धन 1 2 आएगा, 1 धन 2 3 आएगा, 1 धन 3 4। तो यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, योग 4 मिल रहा है। अगर पहले पासे पे 1 आ जाए और दूसरे पे 3 आ जाए तो योग कितना मिल जाएगा 4। इसी तरीके से 2,1 योग 3, 2,2 योग 4, फिर 2,3 तो 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। इसी तरीके से यहाँ 4 मिल जाएगा और यहाँ आपको 5, 6, 7, 8, 9। फिर देखिए सब 4 से बड़े ही हो जा रहे हैं तो 5 यहाँ तो अब सब बड़ा ही मिलेगा। तो ऊपर तक ही यही 3 आपको ऐसे केस मिलेंगे, ठीक। जब
जो अंक आ रहे हैं उनका योग 4 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जाती है, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो जब दो पासों को फेंका जाता है तो ये 36 घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो कुल घटनाएं 36 हो जाएंगी। और दोनों पासों के अंकों का योग 4 आने की कितनी घटनाएं हैं, 1 2 3, तो यहां हो जाएगा 3। हमारे अनुकूल कितने घटना है, 3, तो 3/36, 3 से ऊपर नीचे काट दीजिए तो 1/12। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/12, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, पार्श्व चित्र में 28 सेमी भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, एक वर्ग है ये जिसकी भुजा कितनी है, 28 सेंटीमीटर, ठीक। और इसमें एक वृत्त बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो यहां पे ये वृत्त का केंद्र O होगा और इस तरीके से O से जब आप मिलाएंगे, ये क्या होगा आपका, ये R होगा और ये भी R होगा, और ये 2R बराबर किसके होगा, 28 के। यहाँ पे फिगर से आप देख पा रहे हैं कि जो व्यास का मान होगा वह इस जो वर्ग है उसके भुजा के बराबर होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, यानी कि 2R बराबर 28 और R बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू है 14, तो 14 गुणे 14, R का स्क्वायर है, तो 7 से 14 को काटिए, 2 बार में कट गया, और ये 22 गुणे 28 हो गया। 28 का गुणा 22 में हो जाएगा, 28 दूनी 56, हासिल लगा 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका उत्तर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है, यदि कोण CAB 60 अंश, कोण ABD 40 अंश, तो कोण CAD और कोण DBC ज्ञात कीजिए। कोण CAD यानी कि ये पूरा कोण आपको निकालना है, ये वाला, और DBC कौन सा कोण है देख लीजिए यहाँ पे, DBC यानी कि ये वाला पूरा कोण आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक। ये दोनों पूरे कोण आपको निकालने हैं। अब अगर ये नीचे वाला कोण आपको पता चल जाए, ठीक, तो आप ये नीचे वाला और ये 60 अंश जोड़ करके इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इस कोण को अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए AOB ये आपका व्यास है, तो ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है ऊपर नीचे। अब इसी के द्वारा D बिंदु पे ADB ये कोण बन रहा है, तो ये कोण क्या होगा, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, आपको पता है, तो ये कोण 90 अंश का होगा और ये 40 का है। अब त्रिभुज ABD में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, तो ये 40 और ये 90, तो कितना हो जाएगा 130 अंश, और ये कितना है आपका, कितना हो जाएगा 90 और धन 40 को घटा देंगे, 130 को घटा देंगे 180 में से, तो कितना बच जाएगा 50, यानी कि ये 50 अंश आ गया, ये 60 अंश। तो पूरा कोण CAD जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 60 धन 50 यानी कि 110 अंश। अब इसके बाद इसी तरीके से ऊपर देखिए AOB के द्वारा C बिंदु पे आंतरिक कोण, ये भी अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है 90 अंश का, ये हो जाएगा 90 और 60 150, ये कितना बचा 30 अंश, ये हो गया 30 अंश का। तो कोण DBC का जो मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 30 धन 40, तो ये आ जाएगा 70 अंश, ठीक। तो इस तरीके से ये दोनों कोणों का मान आपको निकालना था, ये आपने निकाल लिया बहुत ही आसानी से। स्टेप्स आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। अब उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सभी उत्तर आपके सही आए होंगे।
कितने नंबर का आप खुद से सही कर पाएंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस पेपर को करने में कितना समय लगा वो कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में, और सभी को बताइए कि पूरा पेपर, पूरा राजन सीरीज, पूरा पवन सीरीज, ये सब कुछ सॉल्व करा दिया गया है टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पे। और सभी पीडीएफ अगर आपको चाहिए जो हमने क्लासेस लिया है, हैंड रिटन नोट्स, जिससे आप 95% तक स्कोर कर सकते हैं, वो राजन पवन सीरीज का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको 4 सेमेस्टर कोर्स में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे सभी चीजों को। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है इस तरीके से जुड़ करके लाभ उठा पाए चैनल से। और सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी विषयों का प्लेलिस्ट का लिंक। तो प्लेलिस्ट में आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी। तो जैसे आपके पास, अगर आप कम समय में बेहतर ढंग से नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप से पढ़िए, नहीं तो यहीं पे आप पूरा अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।